सामाजिक न्याय के योद्धा एक फ्रेम में। जी हाँ दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा और बोल 85। राहुल नागपाल भी हमारे साथ हैं। और जिन एक्टिविस्ट को लगातार आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखते रहते हैं, विभिन्न मुद्दों पर, जाति जनगणना का सवाल हो, ईवीएम का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, सामाजिक न्याय का सवाल हो, तमाम ऐसे पहलुओं पर आप जिनसे देखते रहते हैं, आज संयोग है या सब एक फ्रेम में एक साथ यहीं पे हमारे आवास पे हिंदू कॉलेज में हैं। मार्च का महीना है, बसंत का महीना है, यूनिवर्सिटी में फेस्टिवल का मौसम है। राष्ट्रीय उत्सव यानी कि लोकसभा चुनाव अब घोषणा हो चुकी है, देश चुनावी मोड में जा रहा है। क्या क्या होंगे सवाल? हमारे जो सोशल जस्टिस के एक्टिविस्ट हैं, सूरज मंडल है, महमूद प्राचा साहब हैं, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, डीएन सिंह हैं, तमाम साथी, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं और इधर रितु भी है, हाईजम साहब, राजेंद्र हाईजम साहब हैं, डीसी कपिल साहब हैं, तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, आशीष है, आशुतोष है। समझने की कोशिश करेंगे कि अब तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा, सेकुलरिज्म के योद्धा, किसानों के हक के जो वक्ता हैं, वो क्या करेंगे चुनाव में, क्या होने वाला मुद्दा। सबसे पहले चलते हैं महमूद साहब से ही बात करते हैं, प्राचा साहब से। प्राचा साहब, आप क्या अब कह रहे हैं? आप लगातार ईवीएम के सवाल पर लगातार आप 3-4 महीने से बहुत ही एग्रेसिव बोल रहे हैं। और क्या होगा, ईवीएम से चुनाव होगा कि बैलेट पेपर से होगा? अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है एकदम 2 महीने से, और अभी करीब 2 महीने और 10 दिन हो गए आज 5 जनवरी से। जब जनता का प्याला भर गया सब्र का, तो जनता ने हम सब लोगों को, हमारे सभी साथियों को बोला और आदेश दिया कि अब आप लोग थोड़ा मजबूती के साथ सड़कों पे उतरो। हम लोग उतरे और जनता ने पूरा साथ दिया। ये सरकार, बुनियादी बात ये है, एक ही बुनियादी बात है जो हम सबको समझ लेनी चाहिए। ये आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह जी, मोदी जी और मोहन भागवत जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इनकी कोई चालाकी, मक्कारी, फ्रॉड, फरेब काम नहीं आएगा, सिर्फ ईवीएम काम आएगी। इसी वजह से ना ये किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसकी परवाह कर रहे हैं। ये कील बिछाई जा रही है सड़क पे। मैं वही कह रहा हूँ, कील नहीं, बम बरसाए जा रहे हैं। जो ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की निगरानी करने के लिए थे, वो ड्रोन्स किसानों के ऊपर चलाए जा रहे हैं जी। उनका इस्तेमाल वहाँ से हटा के यहाँ किया जा रहा है। पूरे देश में लूट मचा रखी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने ये साबित कर दिया कि आरएसएस और बीजेपी ने साजिश करके मनी लॉन्ड्रिंग की है, अपराध किए हैं पाकिस्तान और चाइना के जासूसी एजेंसीज के साथ मिलके। ये आतंकवादी घटनाएं भी करने के लिए तैयार हैं इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग। क्यों? एक ही डर होता है। जैसे इंदिरा जी को भी देखिए, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और इंदिरा जी के बराबर तो मोदी जी कभी हो ही नहीं सकते। मतलब 100 गुना कम भी हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब 1:100 का रेशो भी होगा। उसकी एक सीधी सी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 2 देश बनाए। उसके कुछ ही सालों बाद, और यही टेस्ट सबसे बड़ा होता है डेमोक्रेसी में, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद उनका सूपड़ा साफ हो। आज की तारीख में वो नहीं हो सकता। मोदी जी को 40 सीटें भी नहीं आ सकती अगर ईवीएम का बीच में से ये औजार, हथियार, फ्रॉड। तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं ईवीएम पे। नहीं, सभी बोलेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी भी तो जनता के नौकर हैं। हम थोड़े छोटे नौकर हैं, वो थोड़े बड़े नौकर हैं तो सभी जनता के नौकर। जनता की आवाज़ सबको सुननी पड़ेगी और बड़ी तादाद में जनता सड़कों पे उठेगी। ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है, हम लोगों के बीच में भी, साथियों के बीच में डिसाइड हो रहा है। 23 मार्च जो है, उसमें एक किसानों ने एक तरह से सामूहिक अनशन का जो आह्वान किया है। मुस्लिम कम्युनिटी को इस वक्त थोड़ी आसानी रहेगी उसमें, क्योंकि हम लोगों के तो रमज़ान चल रहे हैं, हम लोग सामूहिक उपवास पे वैसे ही रहते हैं। तो हम लोग तो कम से कम बाय डिफ़ॉल्ट सामूहिक उपवास में 23 तारीख जो मार्च की है, शहीद आज़म भगत सिंह की जो याद में हम तो बाय डिफ़ॉल्ट भी रखेंगे, बल्कि और ताकत से रखेंगे। लेकिन देश के सारे किसान, सारे नौजवान, सब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, और मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा अपना नाम चेंज कर लें। 88 हो गया है, बिहार में ही पता लगा है, 85 नहीं 88 हैं। 88% जो है, हम सब लोग ये उपवास करेंगे और दिखा देंगे देश को कि उपवास तो सिर्फ एक पहला स्टेप है। उसके बाद हम बीजेपी और आरएसएस और जितने भी ये संविधान के विरोधी लोग हैं, उनको जेल का खाना खिलाने पे मजबूर कर देंगे। चुनाव लड़ेंगे?
चुनाव हाँ, चुनाव लड़ने से बड़ा अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए ये बात हुई ना। ये सबसे बड़ा काम ये है, अगर हम लोग 88% एक तरफ आ गए, आरएसएस और बीजेपी को हटा दिया, तो चुनाव लड़ना तो एक बहुत छोटी सी बात है। अभी देश का संविधान, देश को बचाना सबसे ज़रूरी। चलिए चुनाव लड़ना भी जरूरी है, और अच्छे लोग जब संसद विधानसभा में जाएंगे तो अच्छी बहस होगी, डिबेट होंगे। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आज काशीराम जी का याद करने का दिन है जी। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसको हम लोगों को सबको एक एक्स्ट्रा माइल चल के करना चाहिए, और वो ये है कि हम आने वाली पीढ़ी के जो नौजवान हैं ना, उनको अपने से आगे रख के कोई भी आंदोलन चलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं यही एक आज काशीराम जी की जयंती है, और जयंती की सब बधाई सभी को। और राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, काशीराम जी के साथ इन्होंने काम भी किया है, पूरा बदलते परिप्रेक्ष्य को इन्होंने देखा है। वो ब्राह्मणवाद हटाते पता लगा कि ब्राह्मणवाद काबिज हो गया, हटाने वाले हट गए हटाने वाले हट गए। और एक्चुअली कारण क्या है जी। सबसे पहले तो मैं मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बहुजन समाज बनाने का काम शुरू हुआ था, जिसमें तमाम पिछड़ी जातियों से, दलितों से, आदिवासियों से, माइनॉरिटी से निकाल के नए नए लीडर्स, कांसीराम साहब ने जगह जगह लोगों को तराश के नए नए हीरे तैयार किए थे। और एक ऐसी अंगूठी बनाई थी, एक ऐसी माला बनाई थी, जिसमें अलग अलग तरह के सभी जातियों से निकाल के उन्होंने नेतृत्व पैदा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन के ही अंतिम समय में उसमें बिखराव शुरू हो गया। और वो जो आज नुकसान ये है कि जो मनुवादी व्यवस्था जो उत्पीड़न करती आई है हजारों साल से, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो कसम खाई थी और ये बहुजन समाज का निर्माण किया था, अनफॉर्चुनेटली वो बहुजन समाज अपने छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में बंटकर, और वो केवल कुछ पॉकेट्स का, मान्यवर काशीराम ने जात को जोड़ा था, अब जात की पार्टी बन गई, उन्होंने नेता बनाया था, पार्टी बन गई। यही सबसे दुखद पहलू है इस बहुजन मूवमेंट का, कि हम लोग अलग अलग जाति को ही मजबूत करने में लग गए। उन जातियों में से नेतृत्व निकाल के जो बहुजन समाज का निर्माण करने की बात थी, कहीं ना कहीं अब वो पीछे जाती दिख रही है। वरना जिस वक्त तक बहुजन समाज आगे बढ़ रहा था, एकजुट हो रहा था, उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी एक तरह से तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। और आज वो पार्टी पूरे देश में सबसे आगे आ गई, इसलिए आ गई कि एक तरफ तो वो धर्म के नाम पे हमारे लोगों को अंधा कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोग जिन कारणों से हजारों साल से उत्पीड़ित रहे, जिन कारणों को दूर करने को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, उसके बाद माननीय कांसीराम साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज हम उन कारणों को छोड़कर व्यक्ति आधारित संस्थान खुद बन गए, और ये इस मूवमेंट के लिए बहुत दुख का क्षण है। लेकिन अभी आशा टूट नहीं गई है, और वैसे भी निराशा से कभी कोई जंग जीती नहीं जा सकती। विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं जी, और देश भर में घूम रहे हैं। दलित राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप? कोई राजनीति, दलित राजनीति करे, कुछ बची है क्या? नहीं, दलित राजनीति पे चल के वैसे भी कभी हुक्मरान बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। वो तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यानी जो वंचित हैं, उत्पीड़ित हैं, जिनका शोषण हुआ है, जो अपेक्षित वर्ग हैं, जब तक वो सब एकजुट नहीं होते तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। जातियों से काम चलने वाला नहीं है। वैसे भी जातियां ही तो बाधा बनी है। जब भी हम देखते हैं, किसी से बात करते हैं कि आपका उत्पीड़न क्यों हुआ, वो कहते हैं जाति की वजह से हुआ। तो जब जाति ही उत्पीड़न का कारण, तो फिर हम जातियों को मजबूत करने में क्यों लगे? हम ही लोग तो जातियों को मजबूत कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शासक जमात बनाना है, तो शासक जमात बनाने के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा जात है। जब हम लोगों ने जातियों के संग, जब हम जातियों के ही हमने अपने अपने ग्रुप बना लिए और अपने अपने ही ग्रुप को मजबूत करने में लग गए, तो फिर वो जो सपना था बहुजन समाज के निर्माण का, वंचित वर्ग को हुक्मरान बनाने का, उस सपने को डिफीट करने में हमारे ही नेता लोग उसमें शामिल हो गए। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। लेकिन अब जिस तरह इंटेलेक्चुअल्स लोग हमारे समाज के अलग अलग जातियों के जो आज आपको दिख रहे हैं खड़े हुए, उन लोगों ने, चाहे ईवीएम का आंदोलन रहा हो, चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, और चाहे आज ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये कोई आसानी से आने वाला मामला नहीं था। इसको जिस तरह हम सब ने मिलकर अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अपने मोर्चों से इस मुद्दे को उठाया। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके इस चैनल के, आज इस वार्तालाप के माध्यम से, क्या ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उन पार्टी, उन औद्योगिक घरानों को जिन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई, सेल कंपनियां बनाई, और उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग करके जो
जो उसके माध्यम से चंदा बीजेपी को दिया मैक्सिमम, या जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उनको भी दिया, कहीं उसके बदले में कितने मतलब 1000 करोड़ देके कितने लाख करोड़ का ठेका लिया? क्या उसकी आज इनकम टैक्स जांच करेगा? क्या उसकी ईडी जांच करेगी? क्या उसकी सीबीआई जांच करेगी? लेकिन जांच एजेंसी जिसके कंट्रोल में है वो तो केवल विपक्ष को कुचलने के लिए या जो भी उनके इस अवैध काम के खिलाफ बोलता है उसी को कुचलने में लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा आया उसमें 3 बड़ी कंपनियां जिन्होंने लगभग 3000 करोड़ का डोनेशन दिया है। अगर आप देखेंगे उन 3 के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने जांचें शुरू की थी, और जांचें शुरू होने के बाद उन्होंने लगभग 3000 करोड़ का चंदा 3 कंपनियों ने दे दिया और वॉशिंग मशीन में धुल के वो साफ आ गए और केसेस बंद हो गए। आप आंदोलन चला रहे हैं। 23 तारीख को शहीद भी है कुछ, और 19 तारीख को हम लोग बीजेपी हटाओ देश बचाओ इस पे हैशटैग चलाएंगे पूरे देश के अंदर। और 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर पूरे देश का, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, माइनॉरिटीज है, वंचित है, या जनरल कैटेगरी में भी जो न्याय पसंद लोग हैं, वो सब लोग मिलके, क्योंकि सारे जनरल कैटेगरी के लोग ऐसे नहीं हो सकते जो उसी तरह जातिवादी हों या वो उत्पीड़न करने वाले हों। उनमें भी बहुत लोग हैं जो न्याय की लड़ाई को हमारे साथ मिल के लड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का भी आज आपके माध्यम से स्वागत करूँगा और ऐसे लोगों से आह्वान करता हूँ पूरे देश के अंदर अपनी चौपाल पर, अम्बेडकर भवन में, या जो उनके गांव के जो चौपले हैं उसके अंदर, या जो डीएम कार्यालय है, एसडीएम कार्यालय है, या इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ सब जगह सब एक दिन का उपवास रखेंगे और वहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी की पोर्ट्रेट रख के और वहाँ पे पूरे दिन का उपवास रख के इस जातिवादी नफरती सरकार, ईवीएम से जीती सरकार जिसको जनता की वोट की ज़रूरत नहीं है, इसका दिमाग ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी पूरे देशवासियों के सब लोग मिलके 23 तारीख को उपवास रखेंगे और अपनी अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है या व्हाट्सएप के माध्यम से इतना सर्कुलेट करें कि उस दिन बीजेपी को पता लग जाना चाहिए कि उनकी सीटें 100 से नीचे आने वाली हैं और इस ईवीएम को तो हटाएंगे ही हटाएंगे, लेकिन वोट जरूर डालना सबको। ये मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, जो भी परिस्थिति रहे वोट डालना बहुत जरूरी है। वोट की चोरी एक मुद्दा है, लेकिन अगर ये तानाशाह सरकार इस जिद पर अड़ जाए, इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का पार्ट बन गया, टूल बन गया है, अगर वो इस जिद पर अड़ जाए कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा, मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूँ सब लोग अपने रिश्तेदार, परिवार सबको लेके वोट डलवाने जरूर जाएं। इतना वोट डालिए, अगर वो 5-10% चोरी भी कर लें तो भी उनकी सीटें 100 से नीचे रह जाए। तो वो उसको बोलते हैं हुमच के वोट डालिए। जी हाँ, है ना। चलिए, हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा भी है और बाकी सब लोग को तो आप सुनते ही हैं। यंगस्टर को ज़रा सुना जाए कि देश की राजनीति को कैसे देखती हैं। आपका क्या नाम है, बताइए पहले। सर, मेरा नाम अपेक्षा है। अपेक्षा, बताइए आप, ये सब जो चल रहा है, इतने सारे सीनियर लोग यहाँ पे हैं, सूरज जी हैं, डीएन साहब, अपेक्षा से बड़ी अपेक्षा भी है। क्या अपेक्षा है आपको देश से? सर देखिए, पीएम बनाना है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आप बात कर रहे हैं मुझसे। रियली इट्स एन अपॉर्चुनिटी और सबको नहीं मिलती है ना। आई एम वेरी ग्लैड कि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं हूँ एंड आई एम स्टैंडिंग हियर हियरिंग ऑल ऑफ यू राइट नाउ। इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी। और रही बात जो बातचीत चल रही है, ऑल्दो आई नो वेरी मच अबाउट इट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं भी पता है, बट जो ईवीएम के बारे में अभी सर ने बोला, प्राचार्य सर ने बोला, अभी सर ने भी बोला उसके बारे में, सो इतना तो पता हम लोगों को भी चलता है कि अभी वैसे मैं वैलिड नहीं हुई हूँ वोट देने के लिए। अच्छा, मैं अभी नहीं। में कैंप लग रहा है कॉलेजेस में? मेरा कॉलेज है नहीं डूसू में एक्चुअली। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे भी अभी वोट नहीं डाला है। ओके। बट जितना फैमिली बैकग्राउंड से मैं देखती आ रही हूँ, इतना तो मुझे पता है कि जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते हो तो उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपको कि आप देश किस वे में विकसित करना चाहते हो। और अभी के टाइम में सिनेरियो ऐसा हो चुका है सर कि हम लोगों की एजुकेशन की बात नहीं होती है। हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग देख रहे हैं हमारे टीचर्स आते हैं, वो आते हैं, एक क्लास लेते हैं, 4 क्लासेस होती है उनकी, एक क्लास देके वो छोड़ देते हैं। वो आते हैं, सोते हैं और चले जाते हैं। क्यों? आप मेरे क्लास में आइए। आई नो, मैं जब आपसे बातचीत होती है तो मुझे पता चलता है कि आप किस वे के प्रोफेसर हैं, बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और यूजुअली अभी यूनिवर्सिटीज़ की हालत ही यही है, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही आरएसएस से होगा, ऐसे दिल से होगा, जो जिनको एजुकेशन को जिनको नष्ट करना है, तो वो क्या एजुकेशन देंगे हम लोगों को। और हम लोग आरएसएस क्या है जानती हैं आप?
तो इसका मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नागपुर एजुकेशन पॉलिसी हो गया। हाँ, अभी आपके पास आता नहीं हूँ। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, जितना मैं अभी समझ पा रही हूँ। चलिए अब सूरज जी से बात करते हैं, उसके बाद माइक सूरज जी को ही पकड़ाएंगे। आज सूरज जी से आज करवाते हैं जर्नलिज्म, हैं क्या सूरज जी? सूरज मंडल साहब, आप क्या है ये समझने के लिए बहुत बड़े बड़े विद्वान भी छोटे पड़ जाएंगे। वो पूरा पेच है, कहाँ से पकड़ोगे? ये है सूरज जी, क्या चल रहा है? आप लगातार इतना एक्टिव रहते हैं, सोशल जस्टिस को लेकर क्या पिछड़ा समुदाय चिंतित है? मंडल कमीशन, मंडल साहब के आप ग्रैंडसन हैं, पोते हैं, क्या है? ना थके हैं पाँव अभी और ना ही किसी तरह की कोई शिकन है चेहरे। हमने देखे हैं कई दौर और आगे भी सफर जारी। क्या बात हम है, केवल क्या ये बात है। कहना चाह रहे हैं हमारे साथ, और आपके माध्यम से दोनों चैनल जो आज कवर कर रहे हैं, ये जो टीम है जी, और जिनके सानिध्य में मैं खड़ा हूँ, चाहे राजेंद्र पाल गौतम जी हों, महमूद पराचा जी हों, एक हमारे भाई भानु प्रताप जी नहीं पहुँच पाए हैं, लेट हो गए थे, बलराज जी जो एडवोकेट है, अभी बलराज जी से बात करेंगे, अब बाकी माइक आपको पकड़ाते हैं। रितु जी हैं, और साथ में इनके साथी जो हर ये आरएसएस पूछ रहे थे ना, ये आरएसएस के हमले से हैं विश्वविद्यालय में। तो जो पिछड़े वर्ग की राजनीति और सभी वर्ग की राजनीति आज एक ही है। इस भ्रष्ट, इस सांप्रदायिक, इस जातिवादी मनुवादी भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हराना है। और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन का सबसे निकृष्ट भी उम्मीदवार होगा। लोग उसको नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि भाजपा वहां कैसे हारेगी। जहां जो मजबूत रहेगा, जनता ने मन बना लिया है, उस पार्टी को, उस व्यक्ति को लोग इकट्ठे समर्थन देंगे, इतना समर्थन देंगे कि ईवीएम का मैनिपुलेशन भी फेल कर जाएगा इसमें। और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो अगर बैलेट से चुनाव कर लें तो 40 पार हो जाए, तो आज मैं कभी भी आपके सानिध्य में यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। हम लोग कभी भी कोई एक्टिविज्म नहीं क्या करेंगे। क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? मुद्दे हर जगह हैं। अभी महमूद भाई ने कहा ना कि जो ड्रोन आया था चाइना और पाकिस्तान में हमले करने के लिए, वो किसान पर इंटरनेशनल लॉज के विरुद्ध रात को राजा साहब इजराइल से आया। हाँ, और कहाँ से आएगा? और रात को वो आंसू गैस के हमले किसानों पर कर रहे हैं रात को, विच इज ऑलमोस्ट लाइक ए वॉर क्राइम, क्योंकि इनह्यूमन। उसके बाद देखिए आज दिल्ली में कल किसानों ने, दो किसान परिवार के व्यक्ति यहाँ पे हैं, डीएन सिंह साहब, बलराज साहब, उनसे भी आऊंगा उसी पे। नहीं, हम तो बात करेंगे, मैं जल्दी में कह देता हूँ। हाँ। हसदेव जंगल में ये बेच दिए हैं जंगल को अडानी को, और जितने आदिवासी हैं सड़कों पे हैं। जाति जनगणना को लेकर तमाम ओबीसी जो है सड़कों पे है। 2 लाख अग्निवीर को चुना, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें से 1,60,000 दलित, पिछड़े, आदिवासी और 4 साल की नौकरी भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं तो मैं सोचता हूँ कि जो युवा हैं, गौतम साहब, हाल तो ये है कि अब 4 लाख की नौकरी, 4 साल की नौकरी भी दलित पिछड़ों को नहीं मिलेगी। देखिए, उनका बस चले तो दलित पिछड़ों को ले जाकर समुद्र में डुबो दें। और ये हमारे नेताओं को और हमारे समाज को समझना पड़ेगा। आप एमपी बन जाइए, एमएलए बन जाइए, मंत्री बन जाइए, आपकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप अपने समाज के मुद्दे में उठा नहीं पाते हैं। आप नेता आप पे इतना दबाव रहता है। एज ए लीडर। देखिए कुछ भी है, मैं ठीक है, मैं एमएलए हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ वो बोल रहा हूँ। सभी पार्टियों से इस हद तक बंधे हैं कि जो सोच के ये रिप्रेजेंटेशन दिया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, सब उसमें धोखेबाज साबित हुए। वो समाज की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, वो समाज के मुद्दे नहीं उठाते हैं। वो देखते हैं कि उनको पार्टी कितना अलाउ करती है। अरे पार्टी तो बाद में, पहले तो आप ये सोचो, आप रिजर्व सीट से जीत के आए हो, तो रिजर्व सीट में जीत के आने की वजह किस कारण से जीते हो? क्योंकि रिजर्व से जीते हो, तो उन रिजर्व समाज के मुद्दे तो उठाओ। अगर आप उनके मुद्दे नहीं उठा रहे हो, उनकी आवाज नहीं बन रही हो, तो ये धोखेबाजी नहीं तो क्या है? हाँ सूरज, अब माइक आप पकड़िएगा, बातचीत आप कीजिएगा। चलिए बलराज साहब, मैं लंबी बातचीत सबसे पहले बातचीत शुरू करूंगा। बलराज जी जो एडवोकेट है, बहुत ही ताकतवर ढंग से अपनी बात रखते हैं। बलराज जी, 2-3 चीजें हुई हैं, और सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो एक आस्था बंधी है, वो जो जजमेंट आया है, और उन्होंने बाध्य किया स्टेट बैंक को देश के सामने खोलने के लिए चोरों का लिस्ट। उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
नहीं, ये बहुत ये अपेक्षित भी था और ये ड्यूटी भी है सुप्रीम कोर्ट की। ये कोई एहसान नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को देश के संविधान की रक्षा करनी है, लोगों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करनी है और प्रीएम्बल को देश में इम्प्लीमेंट कराना है और प्रीएम्बल को ध्यान में रख के जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट करना है, जो कि बहुत सारा वैक्यूम है अभी। देश की सुप्रीम कोर्ट को जो काम करना चाहिए था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बीइंग एडवोकेट एंड रेगुलर प्रैक्टिशनर देयर, अभी मैं कहता हूँ 5-10% काम हुआ देश में। अभी काम 90% कम से कम बाकी है, जो सुप्रीम कोर्ट को आज तक 75 साल के अंदर कर देना चाहिए था, नहीं हुआ। और उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण तो ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस काम करते हैं, हमारे जैसे लोग काम करते हैं। मैं बीच में रोकूंगा, किसानों से भी आप जुड़े हुए हैं। जी जी, 23 मार्च को कुछ उन्होंने आह्वान किया है। हाँ बिल्कुल आह्वान किया है कि उपवास का आह्वान किया है और पूरे देशवासियों से और ख़ास तौर पर यंग पीढ़ी से, क्योंकि यंग ही असली नया इंजन होते हैं समाज का। उन सब को उपवास करने में, इस उपवास में शामिल होने के लिए और हैशटैग चलाने के लिए और पूरा सोशल मीडिया और या उनके प्लेटफार्म जो भी वो यूज़ कर सकते हैं, इतना प्रचार प्रसार करे युवा पीढ़ी कि न केवल इंडिया में पूरी दुनिया को पता चल जाए कि 23 तारीख को क्या हो रहा है देश में। क्या हो रहा है उसको उपवास हो और भगत सिंह के उस तस्वीर, हाँ उस दिवस पे, शहीद दिवस पे, कि वो आदमी क्या सपने थे और क्या सपने लेके हमारे लोग शहीद हुए हैं इस देश में, और वो यंग लोगों के लिए एक आइकॉन की तरह हैं कि चाहे उपवास किसी भी चीज़ का हो, पानी का हो, चाय का हो, एक वक्त के खाने का हो, पूरे दिन का रखने का हो, जो भी हो, सब लोग इसमें शामिल हो। ये एक तरह से राष्ट्रीय उत्सव और राष्ट्रीय पर्व की तरह इसको मनाएं और उसके बावजूद इस उपवास का रिजल्ट होगा इस देश में सत्ता परिवर्तन, और जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं हिजम राजन जी से पूछूंगा कि मणिपुर में जो इतनी सारी घटनाएं जो देश को शर्मसार की, उसके बारे में बताएं और बताएं 23 मार्च को इसके विरोध में क्या आपने आह्वान। सबसे पहले तो 23 तारीख को जो है हम जो है सामूहिक जो उपवास यानी कि जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे पूरा देश में। मेरे सामने जो महमूद प्रचा जी है, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो भी एपेक्स कोर्ट का। इनको मालूम है मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में सबसे पहले जो JNK में था राम माधव, आर्टिकल 370 को रिवोक करने का, आर्टिकल 370 भी पूरा रिवोक नहीं, आर्टिकल 370 के B को रिवोक किया, यानी कि उसमें से कुछ ज़मीन खरीदने का जो प्रावधान जो था, जो बंद, जो आउटर लोगों को वो नहीं था, मतलब अलाउ नहीं था, सिर्फ आर्टिकल 370 के B, इफ़ एम आई करेक्ट, आप करेक्शन कीजिएगा, आर्टिकल 370B को रिवोक किया ताकि जो अडानी वहाँ पर ज़मीन खरीद सके, बाकी कुछ नहीं किया। आर्टिकल 370 को निकाला भी नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में कोई आह्वान कर रहे हैं 23 मार्च? मैं उसका लेट मी गो टू द नोटिस अगेन। अब मैं बिल्कुल मैं दिल्ली मैती कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का एडवाइज़र हूँ। मेरा कमेटी में बहुत आर्मी के ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स और ये नेवल ऑफिसर्स, रिटायर्ड दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स काफ़ी लोग हैं। नियर अबाउट 1 लाख दिल्ली में बसे हुए हैं। मैं उनके एडवाइज़र हूँ, एडवाइज़र कमेटी में हूँ, एडवाइज़र हूँ। मणिपुर में क्या हुआ, राम माधव जैसे वहाँ पर जो है JNK में अपनी काम ख़त्म हुआ, मणिपुर में आकर के स्टेशन हो गए। लगभग 30,000 बंदूकें उन्होंने बोला लूटा है। लूटा नहीं गया था, उसको बांटा गया था 2 समुदाय के आपस में लड़ने के लिए। जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उधर जो क्या किया कि यूरेनियम और लिथियम की काफ़ी मात्रा में पाया गया। ये कोई आपस की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उस लिथियम और यूरेनियम को अडानी साहब और उड़ीसा के कंपनी है, उनको ठेका देने के लिए ये ड्रामा चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मिस्टर बीरेन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द मणिपुर सिटिंग टुडे, एंड मिस्टर मोदी एंड अमित शाह इज ए क्रिमिनल। क्राइम किया उन्होंने, गलती नहीं किया। दे हैव नॉट डन एनी मिस्टेक बट दे डिड क्राइम। 23 मार्च के लिए कोई आह्वान? मैं आह्वान कर रहा हूँ 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के दिवस पर पूरा देश में हमारा मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट असम के लोग जो है एक साथ जो है सामूहिक उपवास रखेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे EVM के खिलाफ और इस BJP को हटाने के खिलाफ। हम उसमें जो ये करेंगे कि EVM हटाओ, BJP हटाओ, देश बचाओ, ये आंदोलन। मैं सर फिर आ रहा हूँ 1 मिनट, लेकिन पहले ऋतु सिंह जी, आप विश्वविद्यालय में एक आंदोलन लगभग 200 दिन हो गए हैं शायद। आज ज़रूरत है कि आपका आंदोलन का भी जो कारण है
वो ईवीएम ही है, कहीं मैं समझता हूँ पूरा। तो उस पर आप गौर करें, बताएं। और फिर अगर 23 मार्च को स्टूडेंट्स, टीचर्स और पूरे भारत में कोई संदेश देना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्टूडेंट टीचर्स क्या सभी को कलेक्टिवली मिलके ही, हम सब स्टूडेंट्स, मैं छात्र भी रही हूँ, स्टूडेंट टीचर भी हूँ और ये छात्र भी, हम सबको कलेक्टिवली शहीद आज़म भगत सिंह का उस दिन भी है 23 तारीख को मिल के उपवास रखना चाहिए। और उपवास इसलिए नहीं, उपवास एक असर्शन है हमारा, जो जुल्म हम पे हो रहे हैं। एक चीज़, एक तंत्र अगर आज इस सरकार के हाथ में है, जैसे वो मैनिपुलेट करके ना स्टूडेंट खुश है, ना कोई इसमें युवा जो पढ़ लिख के नौकरी करना चाह रहा है, ना वो खुश है, ना टीचर खुश है। एकेडमिक्स पूरा रियून कर दिया, ख़त्म कर दिया अपना कैडर भर के। कैडर में भी वो जो निकम्मे नालायक लोग, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, वहाँ से पढ़ लिख कर ला के लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रखे, जिनके अंदर मेरिट था, पोटेंशियल था, तो 10-10, 20-20, 25-25 साल से पढ़ा रहे थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया। तो इन लोगों ने मूर्खों की जमात भर दी। पूरा जो ये विकसित भारत कहते हैं, शोर डाल रहे प्रधानमंत्री जी, पूरा भारत ख़त्म कर दिया। ये एक्चुअली भारत के विरोधी लोग हैं। तो इस टाइम पे जितनी भी शख्सियतों ने अपनी बात रखी, और मुझे ये लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम जब हम सबको इकट्ठा होके, ये वक्त है कि चुनाव कोई भी पार्टी हो, कोई भी, वो ऐसे नहीं अब जाएगा, ऐसे नहीं जीतेगा जब तक आप मूल अब तो 88 हो गया, 85 से भी है, उनकी बात नहीं करोगे। जब तक आप जिस तरीके से ओबीसी है, अगर ओबीसी, अभी आपने देखा लेडी श्री राम LSR कॉलेज में 4 दिन पहले इंटरव्यू हुआ और ओबीसी कैटेगरी के अंदर NFS मतलब वो कर दिया। तो ये क्या है, ये कब तक चलेगा? मतलब अब खुद नॉट फाउंड सूटेबल लोग हमें बताएंगे कि हम NFS है, हर बार ये चलता रहेगा हमारे साथ। एग्जैक्टली, ये मैं अपील कर रही हूँ कि इतना ज़्यादा डाका मारा हुआ है इन्होंने, खासकर पिछड़े वर्ग के साथ, ट्राइबल वर्ग के साथ, जो चोरी चकारी इस यूनिवर्सिटी में हुई है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं बचाई, आप नहीं समझे कि जो सरकार आपके हकों की रक्षा नहीं कर रही, वो आपको एक सेफ्रनाइजेशन का एक वो चोला पहनाकर आपको ये बता रही है कि हम आपके हितैषी हैं, आपको हिंदू बनना है, आपको इन चीज़ों से निकलना है। लेकिन सब कुछ आपके हाथों से ले लिया, शिक्षा ले ली, रोजगार ले लिया आपके हाथों से। आपके बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते, आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर पढ़ाने जा रहे हैं तो ये कर रहे हैं। ये अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं, 3 दिन पहले की बात है। मतलब आपको ओबीसी किस लिए रखा है आपने? झंडे डंडे के लिए, आपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। जब वो शिक्षा में पढ़ने के लिए आगे आता है, आप NFS करते हो। यही ट्राइबल के साथ है। आप हसदेव जैसे गाँव को खाली कर रहे हो, आप प्राइवेट प्लेयर्स को लाके उनकी ज़मीन छीन रहे हो। हम जैसे तो दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे जब आगे आके पढ़ते हैं, तो मेरे जैसी स्ट्रैटेजीज करके, जब एक महिला, ऊपर से दलित महिला जिसके ऊपर डबल थ्रेट है, पढ़ लिख कर इस लेवल तक पहुंचती है, तो आपको थ्रेट है। तो सर ये क्या है? कौन किसके हाथ में तोड़ है? एक अपराधी, एक क्रिमिनल, सविता रॉय को बचाने के लिए पूरा तंत्र एक है। 200 दिन आपने कहा हो गए, हाँ बिल्कुल, आज 201 दिन हो गए हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ईवीएम, इस सारी चीज़ों की जड़ क्या है? ईवीएम। क्योंकि वो राजा जो है उसकी जान किस में बसती है? ईवीएम जो वो तोता है। अगर ईवीएम नहीं जाएगा तो ना इनका भविष्य बचेगा, ना हमारा, ना अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम जाति में, हम अगर जनगणना करके देखो तो हम 88% प्लस हैं, तो हमें ना ही उसका पता चलेगा, सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी। हम तो रहेंगे बैठे, इनके जुमले फेंकेंगे, हम कैच करेंगे नहीं। नाउ इज़ द टाइम। और मुझे लगता है ये सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग नहीं आ सकते, क्योंकि लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, तो टिकट खर्च के कैसे आएंगे लोग एक जगह पे? फिर जहाँ पे आप प्रोटेस्ट करने की डेमोक्रेटिक स्पेस में वो है, वहाँ पे 144 इम्प्लीमेंट कर दोगे जगह पे। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग असर्शन है कि ट्विटर के राहे, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप बैठे हैं, आप 23 तारीख को हमारी वो मुहिम ज्वाइन कीजिए, फास्ट रखिए, उपवास रखिए, और बताएं कि देखिए कितने, जो 90% आबादी है वो प्रताड़ित है, वो दुखी है, और वो ये ट्रेंड कर रहे हैं ये मुद्दा, और यही एक्चुअल मुद्दे हैं। इसी तरीके से 19 तारीख को आप लोगों को ट्विटर पे ट्रेंड करना है हैशटैग, वही जो अभी आपने बताया, ये हैशटैग हमें ट्रेंड करेंगे। और इसके साथ साथ एक और हैशटैग, मुझे लगता है इसके बाद हम उस मुहिम को पकड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन चोर है। सबसे बड़ा चोर अगर कोई है वो इलेक्शन कमीशन है, तभी तो ईवीएम बैन नहीं हो रहा और पेपर बैलेट आ नहीं रहा। DC कपिल साहब है, मजदूरों की बात करते हैं, 23 तारीख को मजदूरों के लिए कोई आह्वान करना है? देखिए, हम तो लगातार समय से ये मांग उठाते रहे हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य उनका संविधान बदलने का है, और संविधान बदलने के पीछे का उद्देश्य है उनका रिजर्वेशन को ख़त्म करना। मूलतः रिजर्वेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर जो है रिजर्वेशन तो क्या, वहाँ पर तो आउटसोर्सिंग लागू कर दिया इस सरकार ने, जब 5th पे कमीशन आया तभी कर दिया था। वही एक पोर्शन था जहाँ पर थोड़ा बहुत रिजर्वेशन पूरा हुआ था, और उसको जो है ग्रुप डी को आउटसोर्सिंग करके बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। आज भी मेरा तो देश के युवाओं से, वो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का युवा हो, अगर वो अस्थायी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी में आने का एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक दो, और नहीं तो ये युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है।
क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस अमीरी और गरीबी के बीच की खाई जो बढ़ती जा रही है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि ठेकेदारी प्रथा के तहत एक बहुत मोटा हिस्सा, करोड़ों लोगों का लाभांश जो है वो ठेकेदारों के पेट में जा रहा है, जो इन भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं उनको बीच में जो है मोहरा बना करके दिया जा रहा है। तो देश का जो मजदूर वर्ग है, देश का जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, हमने उनसे आह्वान किया है। आज भी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हमने उनको सबको ये कहा है कि आने वाली 23 तारीख को आप सब लोग जहाँ पर भी हैं, जिस संगठन में भी हैं, अपने वहाँ पर उपवास रखें और कोशिश करें कि अगर लोगों को आह्वान करें कि वास्तव में अगर आपको इस देश के अंदर अस्थायी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको निश्चित रूप से सरकार को बदलना होगा। और सरकार आप तब बदल पाएंगे जब आप इस ईवीएम से चुनाव के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली में भी यही स्थिति है। बेशक सरकार कोई भी हो, ये बात एक पर्टिकुलर सरकार की नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल साहब के शासनकाल के 10 साल के अंदर मात्र 431 सरकारी लोगों को नौकरी मिली है, जबकि इतनी बड़ी आबादी है। यहाँ पर सब कुछ ठेके पे चल रहा है, शुरू से लेकर के आखिर तक, छोटा हो बड़ा हो, पद हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब जगह ठेका प्रथा चल रही है। इस ठेका प्रथा को लगाम लगाना है। अस्थायी नौकरी अगर पानी है तो देश के युवाओं को मेरा आह्वान है कि 23 तारीख को इस मिशन में, इस उपवास के मिशन में हमारा साथ दें और ईवीएम के आंदोलन में साथ दे करके भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करें। आशुतोष हैं और ये आरएसएस के हमले का शिकार हुए थे कुछ दिन दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में। मैं इस नौजवान साथी से पूछना चाहूँगा कि 23 मार्च को नौजवानों के लिए वो क्या आह्वान कर रहे हैं। देखो 23 मार्च, सबसे पहले मैं आज कांशीराम साहब का जन्मदिन है, उनकी एनिवर्सरी है, तो उस उपलक्ष्य में आप सबको बधाई। और कांशीराम साहब के जो आइडिया है उन सबको इम्प्लीमेंट की ओर जो हम जा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कर रहे हैं वो सब हम उनके रास्ते पर चलें। दूसरी बात 23 मार्च मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट के जीवन में एक बहुत अहम दिन होता है, क्योंकि 23 मार्च को ये भगत सिंह जो विद्यार्थी जीवन से निकल कर एक रेवोल्यूशनरी बने और छात्रों को प्रेरणा दी कि छात्र राजनीति करिए। और छात्र राजनीति में जब हम उतरे उस वक्त भी भगत सिंह हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। तो 23 मार्च का दिन भारत के भविष्य में इस जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस लेड गवर्नमेंट पूरे देश को तबाह कर चुकी है, पूरे देश में आघोषित इमरजेंसी चल रही है, उसके खिलाफ आएँ। और जो आह्वान दिया है हमारे सभी सीनियर साथियों ने कि 23 मार्च को जो उपवास करें, कि उस दिन आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हों, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो यूनिवर्सिटी से, और कोई लोग गाँव में हैं तो गाँव से, कोई उनके आसपास के जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनके सामने खड़े होकर आप भूखे रहकर उन सबको बताएं कि बीजेपी का अब हम यहाँ से पाला पलटने वाले हैं, बीजेपी जैसी तानाशाही सरकार को यहाँ से ढकेलने वाले हैं। ज़रूरी है और मैं मानता हूँ कि 23 मार्च का ऐतिहासिक दिन होना चाहिए, क्योंकि सालों पहले 23 मार्च पहले से ऐतिहासिक है। धन्यवाद। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप 23 मार्च को क्या आह्वान करेंगे। 23 मार्च हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की शहादत का दिवस है। और भगत सिंह इस देश के वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमारा जो, जब उनसे पूछा जज ने कि आपका क्रांति से मतलब क्या है, तो उन्होंने ये कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का शोषण समाप्त होना चाहिए। हमारा मकसद ये है। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा लड़ाई नहीं है केवल, अगर भारत में भी बाद में ये शोषण रहेगा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज किसानों ने ये निर्णय लिया कि 23 मार्च को वो उपवास रखेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। मैंने एक वो भी तैयार किया है, अभी जो स्थिति चल रही समाज की, एक घोषणा पत्र बनाया मैंने, राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक घोषणा पत्र। उसमें किसानों का और जो दलित समाज हमारा है, वंचित समाज है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा, उसका मैंने बना दिया, ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ठीक है, उस पर चर्चा फिर होगी। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आगे 23 मार्च को आपके माध्यम से आह्वान हो। आह्वान हमारा यही है कि इस पूरी मिशन में जो ईवीएम हटाने का मिशन है ये सबसे ज़रूरी है। इसके बिना तो कोई भी मिशन का कोई मतलब नहीं है, कोई आंदोलन का मतलब ही नहीं बचता है। क्योंकि जो आपको जिताएगी सरकार, ईवीएम से ही बन जाएगी, तो आपके कोई आंदोलन का मतलब ही नहीं बचता। ठीक है महमूद जी, मैं एक कानूनी तौर पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं, आपने कहा कि सीबीआई और सर ने कहा कि ईडी उस पर
कार्रवाई करे। क्या सुओ मोटो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती है कि इसमें जितने कानून का उल्लंघन हुआ है सब पर एक तरफ से उस पर कानूनी कार्रवाई हो? देखिए, पूरे देश से हमें फ़ोन भी आ रहे हैं और लोग जो भी मिलते हैं हमें बहुत ही निराशा आई है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। जो एक आशा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऑर्डर से, वो बहुत निराशा में आई है और जनता को ऐसा लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने की बहुत गुंजाइश बाकी है। अभी भी कोई ना कोई दबाव लगता है, ऐसा जनता का मानना है। जब भी इतना बड़ा कांड ये देश का, और इसमें समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जिसको संविधान के खिलाफ एक अपराध बताया, वो एक स्कीम कौन लाता है? प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब। फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त अरुण जेटली साहब थे, लेकिन उनके और मोदी जी के रिश्तों के बारे में पूरे जग जाहिर है। उन्होंने शायद अपोज भी किया होगा इसे, लेकिन इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुखालफत के बाद, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मुखालफत के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मुखालफत के बाद, ये क्रिमिनल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, दुश्मन देश की जो ताकतें हैं चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ, उनकी एजेंसीज़ और उनकी कंपनीज़ के साथ मिलके एक बड़ी साजिश हुई देश में कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया जाए, चुनाव को बर्बाद किया जाए, चुनाव की जो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड होती थी, उसको स्नैच कर लिया जाए, उसको छीन लिया जाए। उसकी ये देशद्रोह की एक बहुत बड़ी साजिश मोदी जी, अमित शाह जी ने और मोहन भागवत जी ने बैठ के की, और उस साजिश के तहत ये स्कीम, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, इसे बड़े लेवल से कराया गया। इसमें पाकिस्तान की कंपनी से और अभी चाइना की कंपनीज़ का नाम आने वाला है, अडानी अंबानी जी, और दूसरे जो अभी इसमें एक बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं वो सुनील भारती मित्तल आर्सलर, जो इसकी एक तरीके से कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी बने थे कि हम ये सबके उद्योगपतियों के पैसे लेंगे और बॉन्ड्स खरीद के पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे। उसमें सुनील भारती मित्तल, ये सब देशद्रोह, आतंकवाद की ये जो साजिश हुई है ना देश के खिलाफ, उसमें कौन कौन शामिल हुए बाद में? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ये मूलभूत जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की जो स्कीम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की, या जो पैसा साइफन ऑफ करने की, या जो हवाला को प्रमोट करने की, या जो शेल कंपनीज़ को 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में बदलने की जो स्कीम्स हैं, जो रिट लार्ज हैं, आरबीआई को रोकने का काम करना चाहिए था, वो एसबीआई को कोई डायरेक्शन नहीं की, तो वो आरबीआई के लोग मुलजिम बनेंगे इसमें। एसबीआई के तो सारे लोग मुलजिम बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ इस साजिश में शामिल रहे इनिशियल ऑफिसर्स के बाद, बल्कि अब सबूत मिटाने का भी काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जानकारियां छुपाने का भी काम कर रहे हैं। उसके बाद सेबी का बहुत बड़ा रोल होगा। सेबी की जिम्मेदारी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेबी की जिम्मेदारी होती है कोई भी शेयर रखने वाली कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं, शेयर होल्डर्स की जो सुरक्षा है, उनके अधिकारों की जो रक्षा, वो करने के लिए सेबी को इस सारी स्कीम को, पॉन्जी स्कीम से भी ज़्यादा जो ख़तरनाक है, उसको रोकना चाहिए था। सेबी ने कुछ नहीं किया। तो ये सारे लोग प्रधानमंत्री जी के ऑफिस का दुरुपयोग करके ये सब साजिश में शामिल हुए, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के अपराध, जिसमें आतंकवाद, जिसमें देशद्रोह, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सारी धाराओं के ऑफेंसेस हुए, उसमें ये सब लोग लिप्त हैं। अब इतना बड़ा जो अपराध प्रधानमंत्री के लेवल से हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वयं संज्ञान लेके एफआईआर करानी चाहिए थी। उसी की वजह से पूरे देश में निराशा है, और हम लोग 18 तारीख को इसीलिए ईवीएम हटाओ के लिए सुप्रीम कोर्ट पे लॉयर्स बड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं 3 बजे गेट नंबर डी पे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तरीके से समर्थन देने के लिए, मजबूती देने के लिए अभी बहुत ज़रूरत है, वरना इस देश को लूट के खाने की जिम्मेदारी आरएसएस ने ले ली है और जनता को सड़कों पे आना ही पड़ेगा। 23 जो मार्च का ये जो हमारा आह्वान है, शहीद भगत सिंह जो थे वो बहुत लंबे टाइम तक भूख हड़ताल करके फिर फांसी चढ़े थे। तो ये जो इसीलिए एक सिंबॉलिक एक दिन का जो उपवास है, वो भी इसीलिए है कि अब शहीद भगत सिंह की ज़रूरत है देश को इस वक्त, और हर देश का नागरिक शहीद भगत सिंह बन के सड़कों पे उतरे, और आरएसएस और बीजेपी के सभी जो भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं, और अगर उनमें से कुछ ईमानदार कार्यकर्ता हैं, तो वो खुद हम लोगों के साथ आके अपने पार्टी के ऑफिस बेयरर्स को अरेस्ट कराने का काम करें, उनकी 2 नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करा के हमें दें, नहीं तो हम खुद, हालांकि ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना था, वरना हम खुद
आने वाले 4-5 दिनों के अंदर खुद एक FIR कराएंगे इन सभी लोगों का नाम लिख के कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, नड्डा जी, SBI के चेयरमैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ हम खुद FIR कराएंगे और उसमें इन सारी ये जो हुज हु है ना कंपनीज, उन सब के भी चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम हम शामिल करेंगे। सर, अभी महमूद जी ने कहा स्कीम थी, मैं समझता हूँ ये स्कैम है, स्कीम से बड़ा स्कैम। और सर एक मेरा प्रश्न आपसे है कि इन्होंने कहा सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, ये FIR कराएंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 23 मार्च का जो आह्वान है जनता को, क्या यह जनता के कोर्ट में, जनता के थाने में आपका इन देशद्रोहियों के खिलाफ FIR होगा? निश्चित तौर पर होगा, होना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इज ए स्कैम, बट इससे भी बड़ा एक और स्कैम प्रधानमंत्री के ऑफिस से हुआ है, वो है PM केयर फंड, क्योंकि उसमें खुद केंद्र सरकार ने RTI में जवाब दे दिया है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों की तनख्वाह से पैसे काटे गए, कंपनियों से पैसा डोनेशन लिया गया। डोनेशन वॉलंटरी होता है, कंपलसरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जब आप उसकी तनख्वाह से डायरेक्ट काट रहे हो, दिस एन एक्सटोर्शन। ये एक तरह का एक्सटोर्शन है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी एक्सटोर्शन है, PM केयर फंड भी एक्सटोर्शन है। वैसे तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि सो मोटो उस पर कार्रवाई करके FIR दर्ज कराए। और मैं महमूद प्राचा जी से बिल्कुल सहमत हूँ, बीइंग एन एडवोकेट, ही इज ऑल्सो एन एडवोकेट, आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट, मिस्टर मलिक इज ऑल्सो एन एडवोकेट। बीइंग एन एडवोकेट आई कैन से दिस कि ये PMLA एक्ट में भी केस बनता है, ये आतंकवाद निरोधी कानून के तहत भी बनता है, ये पूरा देशद्रोह का मामला है, ये देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये देश के पब्लिक के फंड के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसमें मुकदमा दर्ज करके मैं बल्कि कहना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ केस चल सकता है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ केस चल सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं? चूँकि उन्हीं के ऑफिस से सारा फ्रॉड जो प्ले हुआ है उनके ऑफिस से हुआ है, कॉन्स्पिरेसी तो उन्होंने की है। तो इसमें निश्चित तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज के कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है देश के लोग इस पे निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि रावलपिंडी के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिन्होंने अपने लिए सजाए मौत मांगी थी। क्या उस वीडियो को भी देखकर गोयल साहब चले गए या उसका कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि गोयल साहब को वैसे तो बताना चाहिए पब्लिक के मीडिया के सामने आकर कि उन्होंने रिजाइन किया, उसके लिए उनके पे क्या दबाव, किस तरह का था। कहीं 400 पार कराने का दबाव तो नहीं था कि आप EVM में घोटाला करके 400 पार कराओ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको आत्मग्लानि ये हुई हो कि रावलपिंडी के जो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुझे फांसी की सज़ा दे दो, मैंने देश के साथ गद्दारी की है, लोगों जो 15 लोग जो 70 हज़ार वोट से जीते उनको धोखे से हरा दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछले कुछ चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी और आने वाले चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए जो दबाव बनाया गया हो, उन्हें लगा हो कि यार देश के साथ धोखा, जनता के साथ धोखा ठीक नहीं है और इससे बेहतर है मैं इससे क्विट कर जाऊँ, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। निश्चित तौर पर कोई तो कारण है, कुछ तो इस पर्दे के पीछे कुछ तो है। ये दाल में कुछ काला है, पूरी की पूरी दाल काली है। जब VRS लेते हैं हम लोग एज ए टीचर, तो हर अनेक जगह से हम लोग को क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इनफैक्ट लाइब्रेरी से भी लेना पड़ता है कि लाइब्रेरी की पुस्तकें मेरे पास हैं कि नहीं। ये तो बिना कोई क्लियरेंस लिए हुए एक दिन में चले गए। यही तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है कि देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है और सारी जांच एजेंसियाँ टूल बनी हुई हैं, बीजेपी के लिए टूल बन के काम कर रही हैं। बट इन सबका मूल EVM है। EVM को हटाना इस देश की सबसे बड़ी EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, EVM हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। आखिरी टिप्पणी आपके तरफ से बलराज जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी और देश के लोग भी, और आज तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक इंटरव्यू हमने देखा, उसका सारा लब्बो लवाब ये है कि इस देश में जितना गैर कानूनी काम करने के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इस देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और उसको एग्जीक्यूट करने वाला होम मिनिस्टर जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी वकील कहने लगे हिट मैन ऑफ द मोदी, यानी मोदी जिस गैर कानूनी काम को कराना चाहता है ये करने वाला आदमी का नाम है सुपारी। हाँ, एक तरह से होम मिनिस्टर। पिछला इलेक्शन भी जो हुआ और अब भी जो होगा, तब से ये होम मिनिस्टर है। जो घोटाला EVM में हुआ है वो सारा का सारा उसका प्रोग्राम करने वाला होम मिनिस्टर, क्योंकि पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी एक इसी तरह से IAS ऑफिसर ने पूरा लेटर सर्कुलेट किया था, अखबारों ने छापा था,
उसने कहा था मेरे को गड़बड़ कराने के लिए इन्होंने कहा है कि यूपी में और बिहार में कोई यादव नहीं बनना चाहिए। और उसने मेरे को इन्होंने आश्वासन दिया था आपको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाएगा। जब बना दिया दूसरे को टंडन दूसरे को, तो उस आदमी ने लेटर दिया जो अखबारों में छप गया। फिर वो डर के मारे चुप हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बल्कि हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और हाई कोर्ट के जज पे या बाहर मिस्टर जेटली खड़े थे उसमें, और वो उसी तरह के वो एक जज थे जो अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिटायर हो गई। उन्होंने कंपेल किया, वो उससे फोटोकॉपी ले आई उस लेटर की, वो लगा दिया पिटीशन में। तो कहा ये कहाँ से लेके आए, फलाना लेके आए। उसको एक तरह से डेमोलिश किया उस रिट पिटीशन को। तो उसमें सारा का सारा होम मिनिस्ट्री जो काम गलत काम करवाती है, होम मिनिस्टर अब देश में एक तरह से सबसे बड़ा आतंकवादी हो गया देश का होम मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में अंबेडकर नामा देखते रहिए इस अपील के साथ कि 23 मार्च शहीद आज़म भगत सिंह के शहादत दिवस पर अगर आप इस देश के साथ खड़े हैं तो एक दिन का उपवास रखें और इस देश को बताएं कि इस देश में जो भी गलत हो रहा है वो नहीं चलेगा। अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़े तो हम उनके याद में आज उपवास रखें। जय भीम।